दिखाओ कितने क्वेश्चंस किए थे, मतलब क्वेश्चन तो करना ही है, स्टार्ट है। लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था और एडजस्टमेंट हमने 15 तक एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट देख ली थी। एडजस्टमेंट का मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसकी अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई है, तो डबल एंट्री इफेक्ट यानी एडजस्टमेंट दो जगह जाएगी और ट्रायल बैलेंस की आइटम हर बार मतलब एक ही जगह जाएगी, ट्रेडिंग P&L या बैलेंस शीट में। ठीक है, तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन से ही स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री रामानंद सागर, मिल गया। ठीक है क्या फाइंड करना है हमने, प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। डेबिट बैलेंसेस दे रखे हैं, क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं और पीछे पढ़ो स्टॉक एंड ऑन 31 मार्च 2019 मतलब क्लोजिंग स्टॉक दे दिया 24,000 का। रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है 30,000। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू 30,000 है और हमारी बुक्स में उसकी जो वैल्यू है 24। जो भी कम होगी वो रिकॉर्ड करेंगे, तो 24 ही कम है, कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखी है हमें 3,000 की, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 2,500 की, प्रीपेड इंश्योरेंस है 300 का, डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पे और फर्नीचर पे 5% और 20%। आगे कुछ नहीं लिखा ना, तो पर एनम है इसका मतलब, अंडरस्टूड है कि पर एनम है। ये जब 5% और 20% लिख रहा है मतलब 5% लिख रहा है तो डेट इररेलेवेंट हो जाती है। यहाँ से हमने परचेज किसी भी डेट को किया हो 5% फ्लैट लगेगा पूरे साल का। अगर ये पर एनम लिखता तो डेट ऑफ परचेज से जितने मंथ होते उतने मंथ का लेते हैं हम। मान लो परचेज डेट मेंशन है और 1 जुलाई है तो फिर 9 मंथ का लगेगा, जुलाई टू मार्च। ठीक है, अभी पूरे साल का ही लगेगा। तो कितनी एडजस्टमेंट है सैलरी पे है, वेजेस पे है, प्रीपेड इंश्योरेंस पे है, डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी फर्नीचर पे है और क्लोजिंग स्टॉक पे। इतना ध्यान रह जाता है। इसको करने के ना दो मेथड होते हैं एक तो देखो आपको एडजस्टमेंट पढ़ लिया आपने, सबसे पहला काम होता है एडजस्टमेंट पढ़ना। एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद ना ये आइटम्स ढूंढ लो ट्रायल बैलेंस में, उसको टिक कर लो और फिर ट्रायल शुरू कर दो और ट्रायल में जैसे ही वो आइटम दिखी पीछे एडजस्टमेंट करो और साथ साथ कर दो। क्लियर। दूसरा तरीका, ट्रायल की आइटम सारी पहले खत्म कर दो और फिर सारी एडजस्टमेंट करो। ठीक है, टिक करने वाला काम तब करते हैं जब ज़्यादा एडजस्टमेंट है, हम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, ऐसा कुछ सिंपल सी 5 एडजस्टमेंट है, ध्यान रह ही जाएगा। वेजेस की है, सैलरी की, आउटस्टैंडिंग की, इंश्योरेंस की है, डेप्रिसिएशन की है और क्लोजिंग स्टॉक है तो टिक करने वाला काम नहीं करा रहा मैं, डायरेक्टली हम एडजस्टमेंट को साथ साथ ट्रीट कर लेंगे। तो इलस्ट्रेशन 1, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये, फुल फ्लेज क्वेश्चन है ये, कंप्लीट। कितने मार्क्स का है 12। ठीक है, बाकी सबसे आसान है, फर्स्ट ही क्वेश्चन है ये। वहाँ पर मुश्किल भी आएगा तो उसमें भी एडजस्टमेंट यही 5-7 एडजस्टमेंट होंगे। 2019 ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। यहाँ पर एसेट्स, लायबिलिटी, अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। चलो भाई, ओपनिंग स्टॉक यहाँ आ जाएगा। 2 ओपनिंग स्टॉक, पर्टिकुलर्स वाली लाइन में नहीं छोड़ रहा, वो आप खुद लिख लेना। ओपनिंग स्टॉक कितने का है 20,000 का। आगे चलो, परचेजेस, तो 2 परचेजेस ट्रेडिंग में आएगा, कितना है 80,000। आगे सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय सेल्स मिल जाएगी माइनस सेल्स रिटर्न। छोड़ना नहीं है किसी भी आइटम को, एक साथ में ही हमारा क्वेश्चन, बस इनको कंप्लीट करते ही क्वेश्चन फिनिश। 6,000, ठीक है, बाहर यहाँ लिख देंगे। इसके बाद कैरेज इनवर्ड, ठीक है, तो 2 कैरेज इनवर्ड, परचेज के ऊपर खर्चा है, अमाउंट 3600। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड, तो ये P&L में जाएगा, सेल्स पर कैरेज पे किया हमने तो कैरेज आउटवर्ड, अमाउंट 800। इसके बाद वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस की एडजस्टमेंट थी 2 वेजेस, अमाउंट कितना 42,000। ठीक है, 42,000 यहाँ लिख दो प्लस और यहाँ लिख दो आउटस्टैंडिंग वेजेस। अमाउंट कितना था आउटस्टैंडिंग वेजेस का 3,000 का है ना, 3,000। तो कितना बन गया ये, और एडजस्टमेंट हमेशा कितनी जगह होती है 2 जगह।
तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस। आप 2 बार एडजस्ट करके ही आगे चलोगे, नहीं तो क्वेश्चन में एरर आ सकता है, गलती हो सकती है, बाद में याद ना रहा तो मिस्टेक होगी, टैली नहीं करेगा। जब भी एडजस्टमेंट आएगी तो कसम खा लो 2 बार उसकी ट्रीटमेंट करके चलोगे, एक यहाँ पर होगी एक यहाँ पर, या दोनों वहीं हो जाएं या दोनों यहीं हो जाएं, जैसे भी होगा, पर 2 ट्रीटमेंट होंगी। और ट्रायल की आइटम एक जगह, ट्रायल बैलेंस खत्म, एडजस्टमेंट खत्म, पैकअप ऑफ अकाउंट्स, टोटलिंग करो, आंसर निकालो, 100% एक ही बार में सही आंसर निकलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा था? वेजेस के बाद सैलरीज। तो सैलरीज P&L में आती हैं और सैलरीज भी आउटस्टैंडिंग थी। अमाउंट देख के बताओ मेरे को। सैलरीज का अमाउंट क्वेश्चन के अंदर है 27,500। सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितने की हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं 2,500 की। टोटल कितना बन गया? 30,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरीज लाइबिलिटी हो जाएगी। ये तो याद ही होंगे ना एडजस्टमेंट कि कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में शो करते हैं और फर्स्ट P&L में ऐड कर देते हैं, कंसर्न एक्सपेंस में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड 2,500। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी थोड़ा नीचे करके लिख देंगे, पहले कैश वगैरह आएगा। क्या इस पर डेप्रिसिएशन था प्लांट एंड मशीनरी पे? 5% का था। कितने किया प्लांट एंड मशीनरी? 90,000। अब 90,000 का 5% डेप्रिसिएशन यहाँ से क्या हो जाएगा? -4,500। तो यहाँ पर कितना आएगा? 85,500 और 4,500 का डेप्रिसिएशन। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी P&L अकाउंट में 4,500 का। अभी मैं टोटल कर लूँगा, एक और पे डेप्रिसिएशन था फर्नीचर पे, है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं फर्नीचर 8,000 का। तो यहाँ लिख लेते हैं फर्नीचर कितने का? 8,000 का। इस पर डेप्रिसिएशन बताओ। 20%, मतलब कि 1/5 करना है ना, 1600 आ जाएगा। और ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 6,400। अब यहाँ पर 6,400 का क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो अमाउंट ऐड करो, 5 और 4 900, 10,900। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? सन्ड्री डेटर्स। करंट एसेट्स हैं, डेटर्स। हाँ सॉरी, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना था हमारा? 1,600 का था। ठीक है, तो कितना आएगा? 100 और 5 और 1 6। ठीक है, नेक्स्ट अमाउंट क्या है? सन्ड्री डेटर्स का 52,000। इस पे बैड डेट्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। नेक्स्ट क्या है? बिल रिसीवेबल, BR, एसेट साइड में। ठीक है, कितना? 2,500। और नेक्स्ट क्या है? कैश इन हैंड। फर्स्ट आइटम कैश इन हैंड, कितना अमाउंट है? 6,300। नेक्स्ट क्या है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट 3,700। ठीक है, नेक्स्ट लाइटिंग तो फैक्ट्री दे दिया, तो फिर ट्रेडिंग में जाएगी। टू लाइटिंग फैक्ट्री से रिलेटेड है। अमाउंट 1400। नेक्स्ट रेंट एंड टैक्सेस कहाँ जाते हैं? P&L में। जनरली रेंट एंड टैक्सेस प्रॉपर्टी वगैरह के होते हैं और वो P&L में जाते हैं। टैक्सेस में म्यूनसिपल टैक्सेस होंगे। नेक्स्ट क्या है? जनरल एक्सपेंसेस। जो भी हमारे छोटे मोटे खर्चे हैं जनरल एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, तो वो यहाँ पर आगे कितने हैं? 10,500। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? इंश्योरेंस। तो टू इंश्योरेंस स्पेसिफाई तो किया नहीं है, तो जनरल इंश्योरेंस होगा और बिजनेस की प्रॉपर्टी वगैरह प्रीमाइसिस का ही होगा, तो 1,500। ठीक है, अब इंश्योरेंस प्रीपेड है, बिल्कुल एडजस्टमेंट भी थी इंश्योरेंस पे, तो यहाँ पर इंश्योरेंस लिख देता हूँ। और प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हो जाएगा? माइनस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 300 का था, तो यहाँ कितना आएगा? 1,200। अब प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट हो जाएगी, तो प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, कितना? 300। क्लोजिंग स्टॉक आ सकता है बस इसमें, और बैंक बैलेंस होगा तो देख लेंगे। आगे क्या है? ड्राइंग्स। कैपिटल लिख के, कैपिटल लिखकर इसमें से ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे। बताओ ड्राइंग्स कितने की हैं? हाँ, कैपिटल हम लिख लेंगे। एक साइड कंप्लीट। क्रेडिट बैलेंसेस पर आ जाओ। सेल्स 2,70,000। अब ये 270 में से 6 माइनस किया तो कितना आ गया? 264। इसके बाद क्या है? ये 4,000 यहाँ पर माइनस कर दो, जगह छोड़ रखी थी मैंने। टू परचेज रिटर्न कितना? 4,000। तो कितना वैल्यू आ गई यहाँ पर? ठीक है, नेक्स्ट डिस्काउंट। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है तो डिस्काउंट ऑन परचेजेस होगा, तो बाय डिस्काउंट ऑन परचेज आ जाएगा। तो डिस्काउंट कितना अमाउंट है?
ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स यहाँ आएंगे आपके पास बैलेंस शीट के अंदर, कितना अमाउंट है 25,000। नेक्स्ट क्या है, बिल्स पेबल भी यहीं आएंगे, ठीक है। बिल्स पेबल कितना अमाउंट है 1800 और कैपिटल कितने की है, सब सेट हो गया, सारी आइटम्स हमने एक बार लिख दी। अब देखो कोई एडजस्टमेंट छोड़ दी है, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट यहाँ लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना 24,000 और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 24,000। अब देखो आगे वेजेस की कर ली, सैलरीज कर ली, प्रीपेड इंश्योरेंस कर ली, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर सब डन है। इतनी भारी बुक है ना उठाने के बाद इसको बोला मैंने कि भाई हाफ करा लो, पर नहीं मानना थोड़ा है, ठीक है। 2-3 दिन लग जाते हैं। हाँ तो जब तू 2-3 दिन काम नहीं करती है तब, जब तू 2-3 दिन बीमार रहती है तब, सफरिंग फ्रॉम ABC एंड XYZ, कहाँ तक चला जाता है, शी इज सफरिंग फ्रॉम दिस डन। तो 5 एडजस्टमेंट कर लिया, क्या प्रॉफिट या लॉस होगा, फिर यहाँ क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। अब पैकअप ऑफ अकाउंट्स, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। अंडरस्टूड सी बात है कि ये ज़्यादा ही आ रहा है। डिजिट के नीचे डिजिट लिखने की कोशिश की है मैंने, है ना। टोटल तो यहाँ लिख लूँ, है ना, कितना बनेगा 3 जीरो आ गई भाई, 6 4 10, एक कैरी हो गया, ये 0 है, 7 10 और 16, क्या बात है, एक ऐड करो 3 10, अब 288 2 140, क्या लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर बैलेंसिंग फिगर 288,000। ये डबल क्लोज करने का मतलब है ट्रेडिंग वाला पोर्शन कंप्लीट। बाय जनरली ट्रेडिंग अकाउंट में गलती नहीं आती, इसका प्रॉफिट मैच कर जाता है, P&L वाला प्रॉफिट मैच नहीं करता, जनरली बता रहा हूँ बच्चों का। उसके रीजंस हम बात कर चुके हैं, कसम तोड़ी तो गलत हो जाएगा, तू कसम खा ले। एडजस्टमेंट, हाँ एडजस्टमेंट को 2 जगह रिकॉर्ड करेंगे, साथ में जैसे एडजस्टमेंट आएगी उसी टाइम पर उसकी 2 ट्रीटमेंट करके चलेंगे आगे, बैलेंस कुछ नहीं छोड़ेंगे, है ना। और ट्रायल की आइटम है एक जगह बस खत्म। बाय क्या ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ब्रॉड डाउन, प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ठीक है, ये कैरी डाउन। अब कितना अमाउंट है 142,000, ठीक है, यहीं कर दूँ इसका टोटल 200 147, ठीक है, आप नीचे कर लेना, मेरे पास जगह नहीं है। 147,200 है ना, मुझे लग रहा है कि उस साइड का टोटल बड़ा आएगा, है ना। 8 और एक 9 और 7 16 और 2 18, 5 23 और 2 25, 5 2 0, 2 कैरी हो गया, 2 6 और 2 8 और 3 11 और 7 18 और 1 19, कैरी कितना हुआ, तो 3 और 1 4 और 1 5। अब 147,200 में से इसको हम क्या कर देंगे माइनस, है ना, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ लिख दूँ 700, 6 16 में से 9 13 में से 5 और 0, है ना, तो 2 कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, है ना, बैलेंसिंग फिगर 87,700, ये नेट प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट विच शोज प्रॉफिटेबिलिटी, profit or loss earned during the year. So it is prepared for the year ended. Debit side is an expense side and credit side is an income side, revenue और income side, है ना। तो इस टाइप से इसने अपना काम कर दिया। अब बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो हमारी एसेट्स लायबिलिटी की पोजीशन को एट द एंड दिखा रही है, इसमें सारी चीज़ें एट द एंड लिखी हुई हैं। 31 मार्च पर एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम हमने बताया कि हमारे पास इतने के डेटर्स है, इतने का कैश है, इतने का स्टॉक है, इतने के सैलरीज वेजेस आउटस्टैंडिंग देने हैं हमने, इतने की कैपिटल हमारी क्लोजिंग है। 75,000 के अंदर आपने क्या करना है 87,700 को ऐड कर दो पहले,
700, 12, 8 और 8 16। अब इसमें से कितना माइनस कर दो 18, तो 18,000 को अगर हम माइनस कर दें तो 700 4, ठीक है, तो 144 144 700। अब मैं कहता हूँ जिस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है ना वो एक साइड का टोटल करे, दूसरे का करे ही ना, बराबरी तो आना टोटल या नहीं भाई, गट्स होने चाहिए खुद के पास। टैली में करा दूंगा डोंट वरी, बट एक साइड का टोटल करो दूसरी साइड सेम ही आएगा, ठीक है। करो भाई, किसी भी साइड कर लो, इसका कर लो। 8 5 13 और 7 20, 2 कैरी हो गया, 3 2 5 और 2 7 और 5 12 और 1 13 और 4 17, 1 कैरी हो गया, क्या 1 कैरी हुआ ना, 7 आ गया, ठीक होगी बात। तो 1 7 7 0 0 लिख दिया। अब टैली करके देख लेते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो 3 और 3 6 और 5 11 और 5 और 4 20, 2 कैरी, फोर्थ डिजिट मतलब है ना 2, 6 और 2 8 और 4 12 और 2 14 और 2, 21 27। अब कैरी 2 2 और 2 4 और 5 9 और 8 17, डन, ठीक है। मेरे पास एक ही बार में निकलेगा आंसर। हाँ कई बार हो जाता है कैलकुलेशन में मिस्टेक, कोई भी कर सकता है, आफ्टर ऑल सभी ह्यूमन बीइंग है, तो है ना, गलतियाँ ह्यूमन से ही होती हैं, कंप्यूटर तो शायद नहीं करेगा, कंप्यूटर नहीं करेगा। टाइप भी तो हम नहीं करते, हो जाएगी फिर। नहीं वो फिर हम मैनुअल काम कर रहे हैं ना, तो मैनुअल कर रहे हैं ना, कैलकुलेशन प्लस माइनस में कंप्यूटर गलती नहीं करेगा, ये कहा मैंने, है ना। अगर इसको कैलकुलेटर पे करूँगा मैं, फिर एरर के चांस और मिनिमाइज हो जाएंगे। फिर एरर सिर्फ ये रह सकता है कि मैंने गलत अमाउंट लिखा हो, क्वेश्चन में देखकर अमाउंट गलत लिखोगे, वो एक एरर हो सकता है। अमाउंट गलत जगह लिख दोगे, मतलब गलत जगह लिख दोगे, क्या ही फर्क पड़ेगा उससे। वो मैंने मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया था कि बैलेंस शीट स्टिल टैली करती है, पर डेबिट वाली आइटम डेबिट साइड में या फिर एसेट साइड में। एसेट में बैलेंसेस डेबिट बैलेंसेस तो आते हैं जिनसे पैसे लेने होते हैं, जो एसेट्स होती हैं डेटर सारी एसेट्स ही तो आ रही हैं, या रियल अकाउंट्स आएंगे, टेंजिबल इंटेंजिबल गुडविल ये सब, और इस साइड क्रेडिट बैलेंस आएंगे जो देने हैं, कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी है या आउटसाइड लाइबिलिटी, सैलरीज हो, वेजेस हो, एडवांस इनकम हो, क्रेडिटर्स हो, बिल्स पेबल हो, लोन हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये सभी तो आएंगे। अब इसकी फोटो भेजनी है क्या, समझ में आ गया, ठीक है। चलो ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन हो गया, सेकंड देखें। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पीछे तुमने 1 to 5 इलस्ट्रेशन कर लेने, सॉरी क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल 1 to 5 मैंने एक ही कराया है, लेकिन आपने कर लेने, आप तो घर पे खाली हो आप तो कर सकते हो ना क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड इलस्ट्रेशन देखते हैं। From the following trial balance of Shri Ved Vyas prepared trading P&L account for the year ended 31st March 2017 and balance sheet as at that date कितनी एडजस्टमेंट है 5। स्टॉक एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट 60,000 की है। फिक्स एसेट्स को डेप्रिसिएशन करना है हमने 10% से। कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड मतलब एक्रूड, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड वर्ड यूज कर लेंगे। तो एसेट्स एक्सेस बन जाएगी, वो एसेट साइड में आ जाएगी और इनकम साइड में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। 400 रुपये हमने अर्न कर लिया, बस उन्हें दिए नहीं है, कैश नहीं मिला। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में रेंट रिसीव कर लिया, तो इसे इनकम में से क्या कर देंगे माइनस, ठीक है, और लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 9% 900 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो रेंट पे है, कमीशन पे है, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट तो नॉर्मली होती ही है, और क्लोजिंग स्टॉक की भी एडजस्टमेंट होती है ना। बस ध्यान रखना है कि रेंट की है और किसकी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स दोनों की है, रेंट की और किसकी आ रही है, कमीशन की आ रही है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। बैलेंस शीट भी यहीं बना लेते हैं, पूरा लिख लेना तुम, एज एट 31 मार्च 2017। लाइबिलिटी अमाउंट इन रुपीज, एसेट्स अमाउंट इन रुपीज। अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज और पर्टिकुलर्स हैं। कितना मेल है? चलो अब मुझे ये बताओ एक एक करके बोल दोगे आइटम्स? भाई थक जाता हूँ इसको पकड़ना, बहुत हैवी है ये। अब ढंग से बोल देना। हाँ बोलो। फर्स्ट आइटम परचेजेस, तो टू परचेज, ओपनिंग स्टॉक भी होगा तो एक लाइन छोड़ दिया मैंने। टू परचेज अमाउंट मैं पूछूंगा बार बार तब बोलोगे। कितना? 275,000। आगे तो ट्रेडिंग में बाय सेल्स, फर्स्ट आइटम सेल्स ही होती है। क्या? 520,000। आगे इसीलिए ना मैं थोड़ा सा, मेरे को फास्टली हो जाता, तुम धीरे धीरे करके। रिटर्न इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड क्या करेंगे अब? सेल्स रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। 15,000। ठीक है, एक ही बोले बस। ठीक है, ऐसा ना बोल। आगे इसके बाद इसको हटा दें यहाँ से। ये 5,05,000। भाई क्वेश्चन मैंने करना है, समझना भी है तुम्हें। तुम मेरा टेस्ट ले रहा है क्या भाई? सर क्वेश्चन करके दिखाओ, हम बोलेंगे, ऐसे थोड़ा करना है। हाँ आगे। रिटर्न आउटवर्ड को क्या करेंगे? साथ साथ तुझे समझना भी है। रिटर्न आउटवर्ड होती है परचेज रिटर्न। अमाउंट 9,000। अब 9,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा? मेरे से ही करवा रहे हो तुम, क्वेश्चन खुद ही नहीं कर रहे। 260 यार बोलना ही तो है। चलो ठीक है। कैरेज कैरेज, टू कैरेज अमाउंट 12,400। अच्छा, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड कुछ नहीं दी तो इन्हीं में आ जाता, मतलब ट्रेडिंग में ही आती है। आगे वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरी, क्योंकि वेजेस आ गया वर्ड पहले तो कहाँ जाएगा? 58,600। 58,600। आगे पेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? P&L P&L। अमाउंट 2,200। मुझे पूछना पड़ रहा है अमाउंट। आगे पढ़ रहा था, वो कंफ्यूजन भी तो हो जाती है। रेंट, फिंगर रख ले। ओके, हाँ रेंट। 13,000। अब ये डेबिट में है या क्रेडिट में है? पेड है या रिसीव्ड है? देखना पड़ेगा ना। ये तो ऐसे क्रेडिट में दे तो रखा है वैसे, मतलब क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट सिंबल लिखा हुआ है उसने, तो क्रेडिट में ही है तो फिर रिसीव्ड होगा। अगर कुछ ना दे रखा होता ना, सिर्फ सिंपल अमाउंट दे तो फिर पेड मानते। अब रिसीव्ड वर्ड दे दिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है बाय रेंट। क्या रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट थी? पहले अमाउंट बताओ। 13,000। 13,000 और एडजस्टमेंट क्या है? 1,000 का, तो लिखेंगे एडवांस रेंट, अनअर्न्ड रेंट 1,000। यहाँ कितना आ जाएगा? 12,000। और एडवांस रेंट कसम नहीं तोड़नी, हर बार कोई एडजस्टमेंट आएगी तो उसे 2 बार करके आगे चलेंगे, नहीं तो हम भूल जाएंगे और मेरे को याद रहता ही नहीं है ना। मैं सिखा ही नहीं रहा ऐसा कि आपने बाद में करना है, मैं साथ साथ ही करा रहा हूँ। एक साथ ही 2 एडजस्टमेंट दोनों करके चलनी है। एडजस्टमेंट 2 बार जो ट्रीटमेंट होती है उसकी। आगे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे भी एडजस्टमेंट थी क्या कोई? नहीं, नहीं थी। इंश्योरेंस अमाउंट 2,000। 2,000 टू इंश्योरेंस अकाउंट 2,000। आगे चलो। ऑडिट फीस ऑडिट फीस भी P&L का खर्चा है। अमाउंट 1,200। मैं पूछ रहा हूँ बार बार अमाउंट 1,200। आगे आगे बोल। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री, तो एसेट्स के अंदर सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स है ना, तो क्रेडिटर्स यहाँ लिख देते हैं। डेटर कितने के हैं? 1,10,000। ठीक है, और क्रेडिटर्स? 62,100। आगे चलो। BR एंड BP, BR&BP, तो बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, देख लो साथ साथ बैलेंस शीट में लिखा जा रहा है। हाँ कितना अमाउंट है? 3,300। हाँ 3,300 BR, 3,300 और BP 2,200। 2,200। आगे चलो। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, क्या प्रिंटिंग क्या इस पे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, कहाँ से आ गई? एंड एडवर्टीजमेंट अमाउंट एक मिनट यार। 5,500। हाँ ठीक है। ठीक है आगे चलो। चलो कोई कमीशन
कमीशन कमीशन क्रेडिट दे रखा है। क्रेडिट दे रखा है। क्या कमीशन पे एडजस्टमेंट थी? बट नॉट रिसीव। अमाउंट कितना है? ये है 1000। 1000 और एडजस्टमेंट वाला एक्रूड है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड अमाउंट 400। तो यहाँ कितना आ गया? और 400 एक्रूड है तो एक्रूड कमीशन 400। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक जगह छोड़ी थी मैंने यहाँ पर इसीलिए 2 ओपनिंग स्टॉक 36,000। आपको पता है ना, वो तो फिक्स्ड है, आना ही आना है। कैश इन हैंड। रुक जा, थोड़ा सा डिजिट के नीचे डिजिट ही आने दे। हाँ, कैश इन हैंड कैश इन हैंड सबसे पहली आइटम, कैश इन हैंड कितना? 1800। 12800। आगे कैश एट बैंक कैश एट बैंक जगह है मेरे पास बहुत सारी। 800। 26800। एक बार कैश एट बैंक जो दे रखा है डेबिट में ही है ना? ठीक। बैंक लोन। बैंक लोन कहाँ जाएगा? क्या बैंक लोन के साथ इंटरेस्ट का रेट दे रखा है? इंटरेस्ट का रेट, अरे बैंक लोन के साथ ब्रैकेट में इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, ये पूछा है मैंने। कितना है फिर कहाँ पर है? वो तो अलग से है ना। बैंक लोन अमाउंट बोलो। 20,000। 20,000 ये लाइबिलिटी है ना बैंक लोन हमारी, लोन ले रखा है बैंक से। अगला क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। हमने बिजनेस करने के लिए लोन ले रखा है बैंक से और उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। क्लियर? एक बिजनेस क्या चाहता है कि अगर वो अभी लोन लेकर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस को ये चाहिए कि वो अपने प्रॉफिट्स कमा के अपनी कैपिटल वर्थ बढ़ा ले और बैंक का लोन पे कर दे, ताकि उसे इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। नहीं आई बात समझ में? तभी तो बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा। कितना? 1500। 1500। आगे कैपिटल कैपिटल अमाउंट बोलो। 2,50,000। 2,50,000 कैपिटल मैंने लिख दी। आगे बोलो। ड्राइंग्स कैपिटल हाँ, एडजस्टमेंट थी, करते हैं। एक मिनट। ड्राइंग्स कितना है? ड्राइंग्स 15,000 ड्राइंग्स। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है? हमने ऐड करना है कैपिटल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट बताओ। 8% दे रखा है। 8%। तो 2 ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगता है। ठीक है। 2,50,000 का कितने परसेंट? 8%। कितना आएगा? 20,000 आ जाएगा भाई। कैलकुलेशंस 2500 को 8 से करना है, पहले 4 से कर लो 10,000 और फिर 2 से कर लो। तो 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर आएगा P&L के अंदर, क्योंकि बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस ही है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 20,000। समझ में आ गई बात? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसने डायरेक्टली वैल्यू दे रखी थी 900। तो ये कहाँ आ जाएगा? P&L के अंदर ही आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अमाउंट 900। क्लियर हुआ? 2 बार एडजस्टमेंट हो गई। प्रॉफिट लॉस आएगा और बाद में ऐड कर लेंगे। आगे बताओ। फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स कहाँ लिखेंगे? फिक्स्ड एसेट्स अमाउंट बोलो। 3 लाख। और इस पर एडजस्टमेंट थी 10% का डेप्रिसिएशन लगाना था, माइनस डेप्रिसिएशन 30,000 पे हो गया 2 लाख। चले आगे। कसम तोड़ दी तुमने। तोड़ दी। 2 डेप्रिसिएशन ऑन नहीं, तो अमाउंट कितना आएगा? चले आगे। मैं चेक कर रहा था तुम आगे चलते हो या नहीं चलते। खत्म। क्लोजिंग स्टॉक खत्म। ये वाला ट्रायल बैलेंस खत्म। क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कह रहा हूँ, अच्छा हाँ सुन तो लो। ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया, मतलब ट्रायल कंप्लीट हो गया। अब एडजस्टमेंट पे आ जाओ। जो पेंडिंग एडजस्टमेंट है, स्टिल पेंडिंग है। क्लोजिंग स्टॉक की पेंडिंग है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 60,000। 2 जगह बिल्कुल फिल सा हो जाता है ना। तुम नोटबुक पे करोगे तो छोड़ दे तो सारा हो जाएगा। क्या? मान लो गलती छोड़ दिया अगर हमने कुछ बीच में, तो सारा गलत हो जाएगा। वो तो है ही। सीख लो ना फिर। अब पीछे से जब क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं निकलना चाहिए, एक ही बार में सही निकलना चाहिए। और कैलकुलेटर का यूज छोड़ दिया क्या कोई? नहीं, मुझसे छूट गई थी। स्कूल की बात है ये तो। कब की बात है? अभी किए थे जब पहले। फिर डाउट तो नहीं पूछा? नहीं हो गया तो मिल गया था मुझे मेरा। हाँ, आंसर दे रखा तो टैली नहीं किया होगा ना। फिर तुम दूसरे वाले बच्चों की कैटेगरी में आ गए ना, जिनके पहली बार में मिलते नहीं है। एक ही बार तो हुआ है वो। एक ही बार ही होता है, जब पहली बार नहीं मिलता तो एक ही बार ही होता है। गलती होती है उसके बाद ही सीखता है बच्चा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि क्या क्या एरर कर सकते हैं।
बस और भी कुछ रह गया? एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन वगैरह की थी, कमीशन की थी, रेंट की थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन की थी, डेप्रिसिएशन की थी, और तो कोई थी एडजस्टमेंट? बस यही हो गया। पैकअप ऑफ अकाउंट्स, इसको डबल क्लोज कर देंगे, इसको डबल क्लोज कर देंगे, इसको डबल क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर देख लो कि तुम्हारे पास प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। देखो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही आएगा, 5,65,000, 5,65,000। ठीक है, अमाउंट इन रुपीज़, पर्टिकुलर्स, ट्रेडिंग फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट, अमाउंट इन रुपीज़। फॉर्मेट बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए। मेरे पास थोड़ी जगह कम है लेकिन फिर भी ठीक है। और घर पे कर रहे हो तो आप सीधे हाथ से ही लाइन नहीं लगा सकते क्या? सीधी लाइन नहीं लगती है, स्केल से ही लगानी पड़ती है। लग जाती है ना? हाँ, हैबिट बनाओ, बिना स्केल के ही लाइन लगाओ। ठीक है, पेपर में देख लेना, ज़्यादा पसंद आ रहा हो उसको प्रेजेंटेशन करना तो कर दो, नहीं तो ठीक है। परचेज में 266 नहीं आएगी? परचेज में, हाँ क्या बात है, वेरी गुड। 275 में से 9 माइनस करेंगे तो 266 ही आएगा। वो 11 वाला पंगा था, बिल्कुल सही है। चलो टोटल करने से पहले बता दे, थैंक यू वेरी मच। अगर ये गलत आता तो एरर फिर कैलकुलेशन का था। मैंने कहा था ना कैलकुलेटर से एरर मिनिमाइज हो जाता है ना, ह्यूमन बीइंग तो एरर कर ही सकता है वही। अब ये बताओ मेरे को सर टोटल कितना बन रहा है? 6 और 4 10, तो 000। ठीक है, 6 से 12 14 और 8 22 और 1 23, 2 3 2 5 और 6 11 और 1 12 और 5 17, 1 कैरी 3 और 565, 000। 5 में से 3 गया 2, 16 माइनस 7 9, 4 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू पी एंड है ना, ब्रैकेट में देंगे ग्रोस प्रॉफिट बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रोस प्रॉफिट 192,000। बताओ 1 कैरी, तो ना गड़बड़ कर दोगे, अब सही करोगे ना। अब मैंने डिजिट के नीचे डिजिट लिख दिया, ठीक है। 1 कैरी, 2 और 1 3, 5 और 1 6, नहीं, हाँ 2 ये 2 और ये 1 6। अब कैरी नहीं हुआ, 9 और 1 10, तो 206300 है ना। 2 और 2 4 और 10, और हमें चाहिए यहाँ 3, तो 9 ही लेना पड़ेगा या माइनस करके निकालूं? मैथ्स तो आता ही है। 14 और 9 करते हैं तो 23 तो बनेगा, है कि नहीं? अरे करके देखिए और मज़ा आता है। 9 कितना बन गया? 23। अब 2 कैरी हो गया, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 5 12 और 1 13, यहाँ चाहिए 16, तो कितना लेना पड़ेगा? 3। अब कैरी कितना हुआ? 1, 3 और 2 5 और 1 6 6, और यहाँ 14, 6 और 14 20, तो 2। नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पूरा लिख दोगे तब भी कोई गलत नहीं है। अब यहां नेट प्रॉफिट को ऐड कर देना। वैसे देखा जाए तो कुछ भी पीछे वाले पेज पर लिखने की नीड नहीं पड़ी। ये भी जो मैंने लिख कर रब किया था वो तुम पीछे वाले पेज पर लिखते हैं, साइड में ऊपर नीचे कहीं भी गंद मचाते, जरूरत पड़ी वहां भी नहीं पड़ेगी, क्या नहीं? एक बार भी आपको पीछे कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर आएगा इन वन गो। 143,900। अब यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं था ना, वो कंजस्टेड सा हो गया। ये स्पेस मैं एक ही में बना रहा हूँ ना, ये उसको नीचे बनाऊंगा तो फिर भी वो जगह नहीं आती। अब ये प्लस करके बता दो, बाकी तो सारा ठीक है। और मैं कह रहा हूँ प्लस भी क्या करना है, इसको हम बैलेंस फिगर भी निकाल सकते हैं, क्या नहीं? देखो पहले इसका प्लस कर लो, आना तो सेम ही है। बताओ 8 8 16 4 20 23, 2 4 10 10 3 और नहीं, 1 मिनट गलती कर दी अब, है ना? 2 आया था ना, 4 10 13, 13 ही तो है। अरे ये 7 तो उसके साथ जाएगा ना। 13 का 3, 13 का 3, 1 कैरी, तो 1 और 1 2 और 6, 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 1, ये तो आएगा ना। 11 और 7 कैरी कितना हुआ?
2 और 1 3 और 1 4, तो यहाँ आप लिख दो 483,300। क्लियर। अब ये जो आएगा मेरे को समझ नहीं आ रहा, ऐसे इसमें देख सकते हैं ऐसे कितना, देखो 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 143,900 में से 900 ही माइनस होगा तो 143,000 ही ऐड होना है, 20 ऐड होना है और 15 माइनस होना है, तो 5 ही ऐड कर दो, तो 5 प्लस कर लेते हैं यहाँ से और 143 यहाँ से, तो 148 प्लस कर लेते हैं, 148 150 प्लस कर लेते हैं, नहीं नहीं 4,02,000 माइनस कर देंगे तो 398 आ गया ना, 00039, अब अच्छा साइन लग रहा है यहाँ, 398,000, ये क्लोजिंग कैपिटल, थोड़ी जगह नहीं थी ना इसको, अब प्लस करोगे तो यही आना चाहिए, देख लो 2 और 1 3, 300, 1 और 5 5 5 और 8, 1 कैरी, 6 और 1 7 और 2 9 और 9 18 4। देखना कि बुक में यही कर रखा है, आंसर यही है, ठीक है। वैल्यूज देखनी है बस, है ना। एक और कर लेते हैं, तो ना मेरा मन ऐसा करता है इसके अंदर से सिर्फ अमाउंट को इरेज कर दो और दूसरे अमाउंट को रिफिल कर दो, वो बैड डेट्स का लिया। ठीक है। बेड डेट्स वाला है तो फिर एडजस्टमेंट से कहानी पड़ेगी। करना ही पड़ेगा वाला। प्रैक्टिकल चलो अब तुम्हें मैंने एडजस्टमेंट कितनी करवा दी थी, आई थिंक 16 हो गई थी, 15 ही हुई थी एडजस्टमेंट। गुड्स से रिलेटेड हो गई थी, एक्सपेंस इनकम से रिलेटेड हो गई थी। चलो अब टॉपिक कर लेते हैं, अब फिर क्वेश्चन कल ही करेंगे, एडजस्टमेंट सीख लेते हैं। अब हम किसकी एडजस्टमेंट सीख रहे हैं, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू बैड डेट्स, ठीक है। एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेटर्स में पहली एडजस्टमेंट हमारे पास कौन सी होगी, बैड डेट्स की। इस सीक्वेंस में एडजस्टमेंट होती है, पहली बैड डेट्स की, दूसरी एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स, कुछ भी कह सकते हैं, ऐसे डाउटफुल डेट्स वर्ड यूज करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मैक्सिमम कितनी एडजस्टमेंट आ सकती हैं, 3, ये मैक्सिमम 3 एडजस्टमेंट हो सकती हैं, ठीक है। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग, तो मैं तुम्हें सबसे पहले एक फुल फ्लैज क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूँ जिसमें सब मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना आ सकता है वो दे रखा होगा, है ना। तो आपको एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं किसके, ट्रायल बैलेंस के, ट्रायल बैलेंस के एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, लेकिन तुम्हें प्रोविजन फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा हल्का सा लेते हैं, फिर ये पूरा एक बार करेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस, आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स दे रखे हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स दे रखे हैं। अच्छा, इसकी एडजस्टमेंट भी नहीं कराई ना, इसकी एडजस्टमेंट नहीं कराई मैंने तुम्हें, चलो बता देता हूँ। बैड डेट्स का मतलब तो पता ही है क्या होता है, नुकसान, ठीक है, लेकिन बताया था बैड डेट्स का, जनरल एंट्री जब कराई थी तो कंसेप्ट सिखाया था। बैड डेट्स का मतलब, बैड डेट्स का मतलब अमाउंट, इट रिप्रेजेंट्स और इट रेफर्स टू द अमाउंट विच इज इररिकवरेबल, विच इज इररिकवरेबल, कहाँ से, ड्यू टू, किस वजह से, ड्यू टू रीजंस, इंसॉल्वेंसी, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी और डेथ, और इट कैन बी एनी अदर कोज, बैंक करप्ट, इंसॉल्वेंसी, डेथ, कोई भी केस हो सकता है। आपको अब अमाउंट मिलने की जो उम्मीद है वो नहीं है, खत्म हो गई उम्मीद, मतलब इररिकवरेबल अमाउंट हो गया। बैड डेट आप उसको फिर क्या कर देते हो, मान लेते हो और अपनी बुक्स में राइट कर देते हो। उस डेटर के पैसे नहीं मिलने तो अपने बुक्स के अंदर डेटर का अमाउंट को क्लोज कर देते हो और उसके अमाउंट को आप अपने लॉस में ट्रांसफर कर देते हो, और वो लॉस क्या है, बैड डेट्स, और वो फिर कहाँ ट्रांसफर होता है, P&L में, ठीक है। अब अगर ये एज ए एडजस्टमेंट दे दिया हो या अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दिया हो तो क्या ट्रीटमेंट रहेगी। अगर ये एडजस्टमेंट में दिया है इसका मतलब इसकी एंट्री नहीं हुई है। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री के टाइम सिखाई थी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्लियर। यानी अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए,
जो बैड डेट्स अकाउंट खुलता लेजर में तो फिर वो नॉमिनल में ट्रांसफ़र हो जाता, मींस P&L में जाता, और ये बैलेंस डेटर में से बैलेंस माइनस हो जाता। तो इसकी एडजस्टमेंट हम फर्स्ट कहाँ करते हैं, बैड डेट्स को शो करते हैं हम, शोन इन P&L, कौन सी साइड में, डेबिट साइड में, ठीक है। और दूसरा हम क्या करते हैं, डेटर्स में से माइनस, कहाँ से, बैलेंस शीट में एसेट साइड से, एसेट से, ठीक है। अगर ये ट्रायल बैलेंस के इनसाइड, ट्रायल के अंदर ही दे रखा है बैड डेट्स, इसका मतलब जनरल एंट्री तो कर ली थी। अब जब जनरल एंट्री कर ली थी तो डेटर का अकाउंट भी बना लिया होगा, तो डेटर के अकाउंट में तो ऑलरेडी क्या कर दिया होगा, माइनस, तो इट विल बी ट्रीटेड ओनली दिस शोन इन P&L अगर ट्रायल में हुआ, तो ये इसमें से माइनस ऑलरेडी हो चुका है। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये एडजस्टमेंट मैंने कौन सी सिखा दी आपको, पहले वाली, बैड डेट्स की एडजस्टमेंट समझ में आ गई। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और ये सब की एडजस्टमेंट, चलो प्रोविजन की सीखते हैं। सेकंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन और ये नीचे वाली प्रोविजन की एडजस्टमेंट बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या मतलब है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब, जैसे मैंने तुम्हें वो पानी वाली स्टोरी बताई थी ना कि अगर 2 दिन तक पानी नहीं आएगा तो आज ही हम उसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, तो प्रोविजन बना लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए एडजस्टमेंट में अगर आएगा, तो जब ये एडजस्टमेंट में आएगा, ट्रायल बैलेंस में भी आ सकता है ये, और एडजस्टमेंट भी। हम इसको अभी ट्रायल बैलेंस में नहीं सीखेंगे कि अगर ट्रायल बैलेंस में आएगा तो क्या करेंगे, मैं सिखा दूंगा ना तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि ये समझ नहीं आया या रट्टाफिकेशन लगेगी, लेकिन एक क्रिएट करके दिखाऊंगा क्वेश्चन, उसमें तुम्हें ट्रायल में अपने आप दिखेगा, फिर तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी एज ए एडजस्टमेंट ही दे रखा होगा ये, एडजस्टमेंट में कैसे ये आएगी एडजस्टमेंट, क्रिएट 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर कितने परसेंट प्रोविजन बनाना है, 5%। डेटर कितने के हैं, 80,000 के, यानी हमारे डेटर्स हमने सेल करी होगी 80,000 की क्रेडिट में और 80,000 रुपये के हमने पैसे लेने हैं, तो डेटर्स बन गए हमारे 80,000 के। उनके ऊपर हमें डाउट है कि 5% लोग पैसे नहीं देंगे या 5% अमाउंट हमारा डूब जाएगा, उसके लिए हमें क्या करना है, प्रोविज़न बना देना है। अब इसकी जनरल एंट्री में तुम्हें उसमें जनरल में नहीं सिखाई थी, क्योंकि वहाँ पर P&L के क्वेश्चंस नहीं होते थे, जनरल एंट्री के अंदर P&L अकाउंट नहीं सिखा सकते थे, ट्रेडिंग P&L, लेकिन अब तो आपको आ ही गया समझ में। जितने भी प्रोविजंस और रिजर्व्स बनते हैं वो प्रॉफिट से बनते हैं, ठीक है, इस लाइन को ध्यान रखना, और ये 12th में भी काम आएगी, हायर क्लासेस में भी। अकाउंट्स के अंदर जितने भी प्रोविजन या रिजर्व्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, प्रॉफिट से बनते हैं। अंडरस्टूड सी बात है, जो प्रोविजन या रिजर्व है वो सेविंग ऑफ प्रॉफिट्स है, सेविंग ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को रोक लिया है मैंने, खर्च नहीं किया मैंने, प्रॉफिट्स को रोका क्यों है, फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। रिजर्व का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, प्रोविजन का कोई स्पेसिफिक पर्पस है, ये दोनों में डिफरेंस है। रिजर्व्स में जनरल रिजर्व्स हो सकते हैं, ठीक है, रिजर्व्स भी कई बार हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोविजन जो है वो तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनता है। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन के लिए बन रहा है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज तो एम्प्लॉइज के लिए प्रोविजन बन रहा है, प्रोविजन ऑन डेटर्स तो डेटर्स के लिए प्रोविजन बन रहा है, ठीक है। अब ये इस प्रोविजन का मतलब क्या है कि मैंने अपने प्रॉफिट्स 5% तक जो हैं, डेटर्स का 5% वैल्यू कितनी निकलेगी, 4,000, तो मैंने 4,000 तक के प्रॉफिट्स को सेव कर लिया इस साल, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने दिया, नेट प्रॉफिट में ऐड नहीं होने दिया। 4,000 के प्रॉफिट्स मैंने क्या कर लिए, सेव कर लिए, कि वो प्रॉफिट्स मुझे आगे अगले साल के अंदर काम आएंगे। जब डेटर्स अगर लॉस हो गया इन केस बैड डेट का, तो मैं प्रोविजन को यूज़ कर लूँगा उस बैड डेट के लॉस को कवर करने के लिए। समझ में आ गई बात। अगर मैं ये ना बनाता तो अगले साल जो बैड डेट का लॉस होता वो P&L से कवर करता। आज मैंने समझदारी दिखाई है और प्रोविजन बना लिया कि कल को अगर लॉस हुआ तो पहले कहाँ से कवर कर लेंगे, इससे। अब देखो 3 सिचुएशन हो सकती हैं। मैंने प्रोविजन कितने का बनाया है, 4,000 का। अगले साल लॉस मुझे 4,000 का हुआ तो P&L से मेरे को लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारा का सारा प्रोविजन यूटिलाइज हो जाएगा। प्रोविजन P&L से तो बना रखा है, समझ में आई बात। अगले 2 दिन तक अगर मान लो पानी नहीं आया तो जितना पानी आज सेव किया है वो अगले 2 दिन तक यूज हो जाएगा। अगर 2 दिनों तक का पानी आपने स्टोर किया तो 2 दिन तक यूज हो जाएगा, आपको कहीं से मांगना नहीं पड़ेगा। इन केस ऐसा हुआ कि जो बेड डेट्स हुए वो 3,000 के हुए, 3,000 की, हमने प्रोविजन कितने बना रखे हैं, 4 का। तो अब अगले साल हमारा 1,000 का प्रोविजन बच जाएगा और 3,000 का यूटिलाइज हो जाएगा। हमें P&L से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, हमारा प्रोविजन अभी भी कितने का रह जाएगा, 1,000 का। हम जैसे कैश बुक के अंदर इम्प्रेस सिस्टम में हर एक मंथ इतना अमाउंट फिक्स होता था जो पेटी कैशियर को देते थे कि वो मेंटेन करता था, इसी तरह से हम हर साल अपने प्रोविजन को एक पर्टिकुलर परसेंटेज पर बनाते हैं। अब अगले साल मान लो डेटर से 1 लाख के हैं और आपको 10% प्रोविजन बनाना है, कितना बन गया, 10,000।
आपका प्रोविजन 1000 का बचा हुआ है, तो कितना और बनाओगे? 9000 का। समझ में आ गई बात? तो 9 का और बना देंगे ताकि 10,000 का बैलेंस मेंटेन हो जाए। ठीक है। तीसरा केस ये हो सकता है कि हमारा लॉस 5000 का हो गया, प्रोविजन कितने का बना रखा है? 4 का, तो 4 का प्रोविजन यूटिलाइज हो जाएगा और P&L से कितना ले लेंगे? 1000 का। और उस साल अगर नया प्रोविजन बनाना है तो नया प्रोविजन और अमाउंट से बना दो। समझ में आ गई बात? तो या तो पानी 2 दिनों तक उससे पहले ही आ जाएगा या उसके बाद आएगा, तो हमारा वो तो यूटिलाइज होगा, थोड़ा सा और भी लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा P&L से। अब फिलहाल जर्नल एंट्री क्या बनती है? जितने भी प्रोविजन है वो कहाँ से बनते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनते हैं। तो P&L अकाउंट को क्या करेंगे हम? डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर देंगे डेबिट। P&L को डेबिट करने का मतलब अपने प्रॉफिट्स को कम करना, रिड्यूस करना। क्रेडिट में प्रॉफिट बढ़ते हैं और डेबिट में प्रॉफिट कम होते हैं, रिड्यूस होते हैं। ठीक, तो प्रॉफिट सेव हो गए, रिड्यूस हो गए। अब वो प्रॉफिट किस नाम में चले, मतलब किस चीज में चले गए? वो टू प्रोविजन, यानी ट्रांसफर हो गए। उतने प्रॉफिट्स रोक लिए और वो कहाँ शिफ्ट हो गए या ट्रांसफर हो गए? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अमाउंट कितना? 4000। क्या ये जर्नल एंट्री समझ में आ गई? जितने भी प्रोविजन बनेंगे उन सबकी जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर जो भी जिस चीज का प्रोविजन बना रहे हैं, जिस चीज का रिजर्व बना रहे हैं, टू रिजर्व और टू प्रोविजन, दैट क्लियर। अब ये जो प्रोविजन है इसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा। तो प्रोविजन कहाँ जाता है? आपका लायबिलिटी साइड में। समझ में आ गई बात? एक बात देखो, बैलेंस शीट में आपने कैपिटल के अंदर प्रॉफिट ऐड करने थे। अगर आपको प्रॉफिट हुए 10,000 के तो आप 10,000 प्रॉफिट ऐड कर दोगे। अगर मैंने उनसे 10,000 के जो मुझे प्रॉफिट हुए थे, मैंने 4,000 के प्रॉफिट सेव कर लिए, तो अब मेरा यहाँ अमाउंट कितना ऐड होगा? होना कितना चाहिए था? 4,000। वो 4,000 अब प्रॉफिट के नाम के रोक के सेव कर लिए और 4,000 को अलग से प्रोविजन के नाम से दिखा दिए। इस प्रोविजन के पीछे छुपे हुए प्रॉफिट्स हैं जो आपने बांटे नहीं थे, उस साल रोक लिए थे ताकि अगले साल काम आ जाए। समझ में आ गई बात? ये इसके पीछे मेन कंसेप्ट है। तो ये जनरल एंट्री समझ में आ गई। अब इसमें डेबिटर क्रेडिटर गिवर ऐसा कुछ काम नहीं आता, ऐसा कुछ काम नहीं आता। अमेरिकन अप्रोच है। प्रोविजन क्या चीज़ है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। P&L को डेबिट क्यों कर रहे हैं? जब आप एक प्रोविजन यानी लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो तो उसके बदले में कोई ना कोई लॉस भी तो हुआ होगा, और वो लॉस क्या है? हमारा P&L। अब एक्चुअल में लॉस नहीं है, ये अपने प्रॉफिट्स की रिडक्शन है, अपने प्रॉफिट्स की सेविंग है। क्लियर होगी बात? लॉस तब कंफर्म होगा जब ये प्रोविजन यूज होगा। जब ये प्रोविजन यूज होगा तो P&L अल्टीमेटली डेबिट का यूटिलाइजेशन हो गया। इसी एंट्री का रिवर्स मार दूंगा ना तो प्रोविजन खत्म हो जाएगा और P&L में प्रॉफिट वापस आ जाएंगे। मान लो अगले साल बैड डेट ही नहीं हुए, अगले साल बैड डेट ही नहीं हुए, तो आपका 4,000 का प्रोविजन बना हुआ है और आपने डिसाइड किया कि आप प्रोविजन बनाओगे भी नहीं, तो अपने प्रोविजन को वापस P&L में डालोगे या नहीं डालोगे? तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, प्रोविजन डेबिट हो जाएगा टू P&L। तो प्रोविजन खत्म कर दिया और P&L में वापस प्रॉफिट्स आ गए। अभी प्रॉफिट्स क्या कर रखे हैं? रोक रखे हैं। डेबिट करने का मतलब रोक रखे हैं। ये जनरल एंट्री में कोई दिक्कत? तो P&L टू प्रोविजन। ठीक है। अब ट्रीटमेंट कहाँ जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, एक तो P&L की डेबिट में ट्रीटमेंट जाएगी और दूसरा ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं ये कहाँ जाएंगे? लायबिलिटी साइड में। क्या बोल रहे थे? बोलो बोलो, कुछ तो आई था, कहाँ जाएंगे? नहीं, आप अभी कुछ और बोल रहे थे। हाँ, ये हमने सीख रखा है ना, मैडम ने सही सिखा रखा है। ठीक है, सही कह रहे हो। बाकी मैं वो भी सिखाऊंगा लेकिन तरीके से। अब इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, कायदे से तो लायबिलिटी में जाने चाहिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हाँ हाँ, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन का तो फर्क पड़ता है। अब जो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, क्या करेंगे? फर्स्ट हम क्या करेंगे? इसको P&L के अंदर शो कर देंगे, क्योंकि हमने प्रॉफिट्स को रोक लिया। डेबिट साइड में आ जाएगा P&L की, यहाँ आ जाएगा क्या? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी हमारे प्रॉफिट्स रिड्यूस हो गए हैं 4,000। P&L डेबिट में आने वाली चीज़ क्या होती है? एक्सपेंस या लॉस? ये एक्सपेंस भी नहीं है और लॉस भी नहीं है, पर ये एक्सपेक्टेड लॉस की तरह है क्या? नहीं, ये ऐसी लायबिलिटी है जो मे बी हैपन हो सकती है, तो हमने आज उसके लिए कुछ प्रॉफिट सेव कर लिए, तो प्रोविजन क्रिएट कर दिया, तो P&L प्रॉफिट्स रिड्यूस करा दिया हमने। दूसरा ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाना चाहिए और यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्लियर? अब देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 4,000 था। यहाँ डेटर्स कितने के लिख देंगे हम? 80,000 के, है ना।
अब लॉजिक समझो, डेटर हैं हमारे 80,000 के, उनके सामने प्रोविजन कितना है 4,000, मतलब 80,000 रुपये हमने लेने हैं, लेकिन हो सकता है कि हमें 4,000 रुपये देने पड़ जाए। हम देंगे थोड़ा ना, हम लेंगे ही 76, और हम नहीं लेंगे, हमें मिलेंगे बाय चांस अगर लॉस हो गया तो। समझ में आई बात? इसीलिए इट इज नॉट कन्वीनियंट टू शो इट इन द लायबिलिटी साइड, रेदर टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटर एंड शो द डेटर एट देयर वर्थ, एक्सपेक्टेड वर्थ। वैसे तो 80 के ही हैं, पर मुझे लगता है कि मेरे डेटर 80 के ना होकर कितने के हैं, 76 के हैं। समझ में आ गई बात? लाइक इन अ बिजनेस, जो बिजनेसमैन है वो एक्सपेक्ट करता है कि वो 10 करोड़ की सेल कर रहा है तो सारे के सारे पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ लोग फ्रॉड निकलते हैं या कुछ लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो कई बार कुछ कहीं से पैसे नहीं आते, हर जगह से प्रॉफिट नहीं होने वाला, हर जगह से आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए सोच समझ के क्रेडिट में गुड्स बेचो, कि नहीं, तभी तो BR या चेक या कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आप उससे आप ट्रस्ट करके ही सेल करते हो। और इनकेस आपने कहीं ऐसे पैसे फंसा दिए, सेल कर दिया, पैसे नहीं मिल रहे, रिकवर नहीं होंगे, तो आप उसके लिए थोड़ा सा समझदारी से प्रूडेंस के कंसेप्ट को लेकर आप डेटर्स में से नेट इसका अमाउंट को माइनस करके नेट डेटर दिखाते हो कि इतने डेटर मुझे लगता है कि इतने तो रिलाइजेबल होने चाहिए, तो ये इनकी रिलाइजेबल वैल्यू है। तो 4,000 यहाँ भी दिखा सकते हैं, आंसर टैली करेगा, बट बेटर प्रेजेंटेशन ये आ जाता है कि नेट डेटर्स के अमाउंट को ही क्या कर दिया जाएगा, नेट कर दिया जाएगा। क्लियर? और ये भी जरूरी है, सिर्फ 76 नहीं, यहाँ फुल वैल्यू भी दिखाई जाती है कि ये भी देखा जाए कि डेटर हैं तो 80 के, लेकिन 4 का मैंने एस्टिमेटेड प्रोविजन बना रखा है कि हो प्रोविजन का मतलब ही एस्टिमेशन है कि एस्टिमेटेड लॉस दैट मे हैपन इन फ्यूचर, इफ दैट हैपन्स देन वी आर ऑन द सेफ साइड, वी विल यूटिलाइज दिस 4,000 अमाउंट फॉर हैविंग दैट लॉस, कवरिंग दैट लॉस, उसको कवर कर लेंगे। 4 से ज्यादा हुआ तो P&L से ले लेंगे, 4 से कम हुआ तो यही कवर कर देगा, बाकी बचा हुआ रह जाएगा, और 4 के बोला तो भी ये कवर कर देगा। 3 सिचुएशन अराइज हो सकती हैं, तो हम तीनों करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? अब ये एडजस्टमेंट में ही दे रखा है, अगर ये एडजस्टमेंट में नहीं दे रखा हो, कहां दे रखा हो, ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस में मैं ये पूछना चाहता हूं कैसे दिया होगा ट्रायल बैलेंस में? क्या ट्रायल बैलेंस में दिया जा सकता है? ट्रायल बैलेंस में आप कह रहे हो दिया जा सकता है, इसका मतलब ये जनरल एंट्री कर ली होगी तभी तो देगा ट्रायल में, हाँ या नहीं? ये जनरल एंट्री ट्रायल बैलेंस से पहले हो सकती है, क्यों? ट्रेडिंग P&L तो ट्रायल के बाद ही बनता है, तो पहले कैसे जनरल एंट्री करके दे देगा? ये नहीं आई बात समझ में? इसका मतलब ये कभी भी ट्रायल बैलेंस में अपीयर नहीं होगा। समझ में आ गई बात? लेकिन बुक में तो मिलेगा आपको। पिछले साल के, हाँ अब हाँ, बहुत बढ़िया, सही पकड़ रहा है 2 अकाउंट्स को। इस साल प्रोविजन बन गया ना, ये लायबिलिटी साइड आ गया ना, अगले साल ओपनिंग एंट्रीज जो जाएंगी, ओपनिंग बैलेंसेस जाएंगे, तो प्रोविजन तो जाएगा। वो प्रोविजन अब समझो ये रट्टा मतलब कि यहां माइनस आई है तो लायबिलिटी साइड का या नहीं? तो क्रेडिट बैलेंस होगा ना ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो ट्रायल में अगर प्रोविजन मिला कभी तो हमेशा कौन से बैलेंस का मिलेगा? क्रेडिट का, डेबिट बैलेंस का नहीं मिल सकता। समझ में आई बात? और क्रेडिट बैलेंस का प्रोविजन यही दिखा रहा होगा, कौन सा? जो पिछले साल बनाया था, इस साल तक यूटिलाइज नहीं हुआ। समझ में आ गई बात? और फिर हम उसके अकाउंट्स वगैरह बनाकर कर लेंगे, तो कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारे लॉजिक समझ में आ गए। और प्रोविजन अगर आपको मिलेगा तो एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू ही मिलेगा, अदरवाइज जो प्रोविजन ट्रायल में मिलेगा वो प्रोविजन हमेशा क्या समझना है, कौन सा होगा? ओल्ड प्रोविजन, पिछले साल वाला प्रोविजन होगा। अच्छा, अगर यहाँ डिस्काउंट ऑन डेट, अच्छा एक बात और, ये हमने 80,000 के ऊपर बनाया है, ये हमने किसके ऊपर प्रोविजन बनाया है? 80 के ऊपर। सपोज करो क्वेश्चन के अंदर बेड डेट्स भी दे दिए जाए, क्वेश्चन में बेड डेट्स भी दे दिए जाए, कितने के बेड डेट्स? 10,000 की, तो प्रोविजन 5% किसका बनेगा? 80 का बनेगा, या 80 में से 10 माइनस करेंगे 70 का बनेगा? तो आंसर है इसका कितने का बनेगा? 70 का बनेगा। इसका लॉजिक, जो 10,000 डूब गए हैं उन पे क्या प्रोविजन बनाएंगे ना, और उस पे प्रोविजन बना रहे तो हम गलत भी कर रहे हैं। बेचारे 10,000 दे ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि तुम 500 और ना दो, वो तो चले ही गए 10,000 लेके, तो हमें रिमेनिंग वैल्यू पर बनाना है। क्लियर? अब जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, यानी कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, ये परसेंटेज पे कैसे बनेगा? 80,000 टोटल वैल्यू, उसमें से पहले बेड डेट्स माइनस करो, अगर होंगे तो। ट्रायल वाले मत माइनस करना, ट्रायल वाले तो हो चुके हैं, उनकी तो एंट्री हो चुकी है, एडजस्टमेंट वाले एंट्री। ट्रायल वाले डेटर्स में से जो बेड डेट ट्रायल में ही दे रखे होंगे वो तो माइनस हो चुके होंगे ना ऑलरेडी, सिर्फ एडजस्टमेंट वाले नहीं हुए होंगे। तो पहले क्या माइनस करने हैं? एडजस्टमेंट वाले बेड डेट्स। फिर हमें क्या माइनस करना है? जो अब 70 पे 5% कितना बन गया? 3500, तो 66,500। इस पे हम क्या बनाएंगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। क्या समझे? इसीलिए तो मैंने सीक्वेंस में लिखा है, पहले बेड डेट्स
क्वेश्चन में कैसी भी एडजस्टमेंट दे दे, पहले हमेशा हम किसकी एडजस्टमेंट करेंगे, बैड डेट्स की, डेटर से माइनस करेंगे बैड डेट्स, फिर हम प्रोविजन की एडजस्टमेंट करेंगे, जितना परसेंट बनाएंगे डेटर में से बैड डेट को माइनस करके जो वैल्यू आएगी उस पर बनाएंगे, फिर जो आएगा उसमें से हम इस प्रोविजन को और माइनस कर देंगे और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। समझ में आई बात? जनरल एंट्री सेम ही है, पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और सेम ट्रीटमेंट है, पी एंड एल की डेबिट में आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के नाम से आ जाएगा, और वहां पर क्या चला जाएगा, बाय मतलब माइनस हो जाएगा, डेटर में से क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर? क्वेश्चन फिर कल करें इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर जो इलस्ट्रेशन है वो हम कल देख लेते हैं, और 3-4 इलस्ट्रेशन की हेल्प से हम इसको बड़े अच्छे से समझ लेंगे। क्या? कल परसों नहीं होंगे। क्यों? बाहर बाहर जाना है।